जय हिंद बच्चों, पद्मा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11-12 के मैथ्स को बुक एनसीईआरटी से। हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 11-12 का मैथ्स बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक सॉल्व किया गया है और इस चैनल पर अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक को उल्टाते हैं क्लास 11 का तो सबसे पहला चैप्टर आपको मिलता है सेट। तो ये सेट को हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग समझ लीजिए कि सेट का डेवलपमेंट जो हुआ था ये हुआ था जर्मन मैथमेटिशियन द्वारा, और ये जर्मन मैथमेटिशियन का नाम था जॉर्ज केंटर। तो जॉर्ज केंटर का जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और 1918 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसी समय के बीच में यह सेट थ्योरी हम लोग के लिए आया था। जॉर्ज केंटर जो थे उस समय ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पर कुछ काम कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। तो उसी के दरमियान जो है इस सेट थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था और यह सेट इतना पॉपुलर हो गया और इतना ज़रूरत का चीज़ हो गया कि इसके बिना ना हम लोग रिलेशन फंक्शन को पढ़ सकते हैं। हालांकि रिलेशन फंक्शन का डेवलपमेंट इसके बाद में हुआ, इसके बावजूद हम प्रोबेबिलिटी को अगर पढ़ना चाहें तो सेट के कॉन्सेप्ट के बिना प्रोबेबिलिटी को भी नहीं पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री को पढ़ना चाहे तो वहाँ भी सेट की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम सीक्वेंस को पढ़ना चाहें तो वहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब यहाँ पर सेट को समझने से पहले हम लोग इसमें एक चीज़ समझते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक शब्द जो है आपको आएगा और इस मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं इसको समझते हैं। ये इसके लिए हम लिख सकते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज में एवरीथिंग इन द वर्ल्ड whether living or non-living is called object। यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका ऐसा थिंग जो कि लिविंग हो और नॉन लिविंग भी हो, जैसे हम RSP सर, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए हम भी ऑब्जेक्ट हो गए। जितने भी टीचर का कलेक्शन है वो मैथमेटिक्स के लिए ऑब्जेक्ट हो गए। स्टूडेंट का जो भी कलेक्शन है वो क्या कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट हो गए। चाहे आपका वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ऑब्जेक्ट के ही तरह हम लोग इसमें यूज करते हैं। मैथमेटिक्स के भाषा में, मैथमेटिक्स में हम लोग सेट के लिए जो यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट के ही तरह यूज करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी मैथमेटिक्स में आपका ऑब्जेक्ट को मेंबर भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मेंबर भी लिखा जाएगा, एलिमेंट भी लिखा जाएगा। तो ये सारे शब्द जो है ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन सेट का। सेट का डेफिनेशन है क्या कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग समझ ही रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तुरंत, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इस सेट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ए से, बी से, सी से, ETC, ये सब चीज़ से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर
होता क्या है कि ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। किसका कलेक्शन है? ये ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्ट होंगे इसके लिए अगर हमको नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोट में आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट generally denoted by small letters। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइन का मतलब हम लोग पहले लैंग्वेज में, एक भाषा में इस तरह से समझते हैं कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो वेल डिफाइन है कि नहीं है, इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर वेल डिफाइन है तो वो हमारे कलेक्शन का चीज़ है। अगर वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन नहीं है तो वो हमारे कलेक्शन का चीज़ नहीं है। यानी कि वेदर द गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन आवर कलेक्शन और नॉट, है ना, कोई भी दिया हुआ खास ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन का है या नहीं है, ये हमको बताता है। कौन बताता है? ये वेल डिफाइन ही बताता है। याद रखिएगा, ये वेल डिफाइन, यानी कि ये वेल डिफाइन जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन हो, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉट वेल डिफाइंड हो। थोड़ा सा इसको और भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वेल डिफाइन एक शब्द आया और इसको हम लोग अनदर वे में ले तो नॉट वेल डिफाइंड, है ना। ये दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर हम कहें पहला एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सेट को हम डिनोट करेंगे किससे? इस कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट किए। ए के लिए हमारा 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक आप लेके चले जाइए। यानी कि इसमें जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं सब वेल डिफाइन है, इसके हिसाब से है। यानी कि वेल डिफाइन है 3 भाई नेचुरल नंबर है, 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पर हम चाहें कि -8 को क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए -8 इस कलेक्शन का एलिमेंट नहीं है। यानी कि ये वेल डिफाइन हमको बताता है द गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन आवर कलेक्शन और नॉट, हमारे कलेक्शन का नहीं है ये -8। अगर हम 0 यहाँ पर कहें कि भैया हम 0 भी ले लेते हैं, तो 0 को नहीं, हमको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यह 0 जो है हमारे कलेक्शन का नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हो गया आपका वेल डिफाइन में आता है। दूसरा देख लीजिए, अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का कलेक्शन, तो हम ए ई आई ओ यू लिख सकते हैं। ये सेट को हम लोग बी कह दिए, तो ये सेट जो हो गया आपका क्या हो गया? वॉवेल्स का कलेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर पी को कहें कि पी को भी ले लेते हैं सर, तो पी जो है वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है। यहाँ पर पी को हम नहीं ले सकते हैं। ये पी जो है आपका वेल डिफाइन, यानी सेट का जो डिमांड है उसको वो पूरा नहीं करता है। यानी कि द गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन आवर कलेक्शन और नॉट, इसको डिफाइन ये हमको बताता है कि यहाँ पर पी जो है इस कलेक्शन का एलिमेंट नहीं है। अब एक चीज़ चलते हैं नॉट वेल डिफाइन में। जैसे कि अगर हम कह दें कि कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज, अगर यहाँ पर हैंडसम बॉयज का कलेक्शन किया जाए, कोई सेट ए है ना, इन योर क्लास, आपके क्लास में
जो बच्चा हैंडसम है उसका कलेक्शन किया जाए। अब देखिए, ये हैंडसम जो है, भले किसी एक के लिए कोई आदमी, कोई बॉयज बहुत सुंदर दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का या वो बॉयज जो है हर एक स्टूडेंट के लिए हैंडसम ही हो। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर 5 मेंबर का जज बिठा दें, हम जज को 5 गो 7 गो 10 गो जज बना दें, तो 5 7 या 10 जज मिलके यही कहेगा कि इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन हैंडसम बॉय का अगर हम कलेक्शन करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको लिए सोनू ही हैंडसम बॉय होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हैंडसम बॉय का जो कलेक्शन है ये नॉट वेल डिफाइन है, इसीलिए यह सेट नहीं बनाता है। इसी हिसाब से जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स आपको कहे कि कौन है, ये तो भाई आपके लिए कोई और ब्यूटीफुल है, उसके लिए कोई और ब्यूटीफुल है, इसके लिए कोई और है। तो इसमें भी एक मैथमेटिक्स का जो रूल है उस रूल के अगेंस्ट आता है यह कि ब्यूटीफुल का जो क्राइटेरिया है ये आपका डिफाइन नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है। किसी को ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती है तो किसी को नहीं भी लगती है। तो यहाँ पर इस तरह का शब्द आपको मिल जाए किसी सेट में तो हम वहाँ कहेंगे कि वह सेट नहीं है। अगर आपको ये मिल जाए मोस्ट डेंजरस एनिमल, कहे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल देखिएगा, आप कहिएगा कि बाघ है, शेर है। लेकिन अगर दूसरे तरह से देखा जाए कि भैया कौन एनिमल जो है, कौन इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती हैं, तो मच्छर सबसे ज़्यादा डेंजरस आपको मिलेगा। यानी कि डेंजरस का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। इस स्थिति में हम इस डेंजरस, अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें डेंजरस, मोस्ट डेंजरस का कलेक्शन आ जाए तो वहाँ पर हम उसको सेट नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर रहे कि पुअर पर्सन, पुअर पीपल, अगर कहीं कलेक्शन हो पुअर पीपल का, उसके बाद कलेक्शन हो रिच पीपल का, है ना, उसके बाद कलेक्शन हो ऑनेस्ट पर्सन का, है ना, ऑनेस्ट पर्सन का कलेक्शन हो, या नहीं तो गुड पर्सन का कलेक्शन हो, तो ये सब शब्द जितने भी आएंगे ये नॉट वेल डिफाइंड के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इन सब शब्दों से मिलकर बनने वाला जो सेट होता है वो सेट नहीं कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा मिल जाए कि कलेक्शन ऑफ रिटायर्ड पर्सन, है ना, रिटायर्ड पर्सन, तो रिटायर्ड पर्सन का क्या कहते हैं, सेट आप बना सकते हैं। क्योंकि ये रिटायर्ड पर्सन अगर कहा जाए कि आपके टाउन में रिटायर्ड पर्सन, तो जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं वो फिक्स ही होंगे, है ना, उसको आप उंगली पे गिन सकते हैं, चाहे वो 1 लाख हो 2 लाख हो। अब ऐसा हो कहीं पे डम्ब पीपल, अब ऐसा हो कि बहरे लोगों का या गूंगे लोगों का, माफ करेंगे, गूंगे लोगों का कलेक्शन हमको बनाना है, तो वहाँ पर गूंगे लोगों की संख्या तो सीमित होती है, उसका कलेक्शन हमारा निश्चित होगा। इसीलिए यहाँ पर डम्ब पर पीपुल का अगर कलेक्शन आ जाए तो वो आपका वेल डिफाइन के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक शब्द और है आपका ब्लाइंड पर्सन। अगर हमको मिल जाए कि ब्लाइंड पर्सन का कलेक्शन हमको बनाना है तो वहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका वेल डिफाइंड है। ब्लाइंड पर्सन जो है कुछ ही लोग होंगे, इने गुने आपके हाथों पे होंगे। तो इस तरह से हम लोग सेट के बारे में समझ गए। अब इसमें जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ है आप यहीं पर स्क्रीनशॉट लेके इसको रोक कर लिख लीजिए। ये चूँकि आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका अच्छा सा अच्छा नोट्स बन जाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ समझते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम लोग, ग्रीक का सिंबल है, इसको हम लोग एप्सिलॉन
क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ग्रीक में इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी कि मेंबर ऑफ समझेंगे, या एलिमेंट ऑफ समझेंगे, या ऑब्जेक्ट ऑफ समझेंगे। अब ये कैसे समझेंगे, इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सेट ए लिया जिसमें ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि ये जो जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट आपका वोवेल हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ए जो है इज मेंबर ऑफ ए है, ए जो है मेंबर ऑफ कैपिटल ए है, ई जो है मेंबर ऑफ ए है, ई भी जो है ए का मेंबर है, या आई इज एलिमेंट ऑफ ए, आई जो है ए में है आपका, ओ इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ओ भी ए का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इसी को हम लोग यू बिलोंग्स टू ए, यू जो है आपका ए में बिलोंग करता है। तो ये सारा जो इतना लंबा लंबा लिखे हैं ना, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ए बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, यानी कि ए इज मेंबर ऑफ ए मेंबर भी मीनिंग देता है। अब यहाँ पर ई जो है आपका मेंबर ऑफ ए हो गया, आई जो है आपका मेंबर ऑफ यानी एलिमेंट ऑफ ए हो गया, ओ जो है आपका एलिमेंट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए हो जाएगा, और यू जो है बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और सबको यहाँ इतना इतना कितना पढ़िएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड में हम लोग इसको पढ़ते हैं हमेशा, यानी कि इसको हम नाम ही दे दिए बिलोंग्स टू, यानी सब जगह आप ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब कभी ऐसा हो कि जैसे मान लिया जाए कि P क्या यह ए का एलिमेंट है, इसमें क्या P है, तो नहीं है। P डज नॉट बिलोंग्स टू ए कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, P डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम कहें क्या कि X जो है ए का मेंबर है, तो कहेंगे X डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम इस तरह से काट देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। याद रखिएगा, ये आपका अगर ऐसा सिंबल हो जाए तो इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, बिलोंग टू हो गया। तो यहाँ पर बस ये 2 शब्द जानने के बाद, एक शब्द ये जानने के बाद हम लोगों का अगला जो आता है आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि सेट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन से ऑफ सेट जो होता है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म या नहीं तो टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, 2 नाम होता है। और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो इस दोनों तरह से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आखिर इस दोनों में किस तरह से हम लोग सेट को लिखते हैं। तो यहाँ पर बेहतर नोट्स बनाने के लिए 2-4 लाइन लिख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, अन्य तो वीडियो को आप बढ़ा लीजिए। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस मेथड वी लिस्ट द all elements of set within braces कहने का मतलब हो गया मिडिल ब्रैकेट है ना, मिडिल ब्रैकेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, यही हो गया आपका मिडिल ब्रैकेट। समझ रहे हैं बात को।
and separate them by commas। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स को जो हम लिखते हैं किस में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं, और इसको सेपरेट करते हैं कोमा से। जैसा कि ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं सारे एलिमेंट को और उसके बाद कोमा से उसको अलग किए हुए हैं, और ये जो है आपका ब्रेसेस, कहने का मतलब मिडिल ब्रैकेट है। इसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इमैटेरियल। यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई महत्व नहीं रखता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कि आप कैसे लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ए में जो है 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर आपका दिया गया है, तो इसमें होता क्या है कि अगर हम ए को इस तरह से लिखें 2 1 4 3 5 6 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ ही गए होंगे, है ना। ज़्यादा हम बेवजह समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं। और ये तो आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज। अब इसको लिखिए सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी कि हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं और वैसी प्रॉपर्टी जो कि एलिमेंट यानी सेट का एलिमेंट जो है उसको सेटिस्फाई करता है। अब इसको क्या कहते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको सिंबॉलिकली। कोई सेट ए है एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, यानी कि पी कोई प्रॉपर्टी है जो एक्स के पास है। बात समझ में आ रही है, कोई पी प्रॉपर्टी है जो एक्स के पास है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, अगर हम ऐसा लिखें कोई एक सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है यही प्रॉपर्टी हो गया इसका। कहता है कि x कैसा है भैया, नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है। तो स्पष्ट है कि ये कह रहा है हमको कि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपका नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना। वो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 4 तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है, 5 से आपका छोटा है। इसीलिए हम इस सेट में जो भी एलिमेंट लेंगे सिर्फ इसी को लेंगे। अब एक एग्जांपल और देखिए, कोई बी सेट है आपका x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 24। अब ये आपका x की प्रॉपर्टी हो गई। x कैसा इसमें आएगा, जो कि 24 का फैक्टर होगा। तो 24 का फैक्टर कौन कौन सा है आपका, है ना। 1 है, 1 के पहाड़ा में 24 आपको मिल जाएगा। 2 है तो 2 के पहाड़े में
2 के टेबल में 24 मिल जाएगा, 3 के टेबल में 24 मिल जाएगा, 4 के टेबल में 24 मिल जाएगा, लेकिन 5 के टेबल में 24 नहीं मिलेगा। यानी कि 5 जो एलिमेंट है इस सेट के लिए वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहाँ से 5 को भगाइए, इस 5 को कहिए चलो हटो यहाँ से, तुम बढ़िया तरह से डिफाइन नहीं हो, इस सेट के लायक नहीं हो। चलते हैं 6 पर, 6 के 24 है ना, उसके बाद 12 पर, फिर ये आपका 24। तो ये जितने भी मेंबर्स आए सभी फैक्टर है आपका 24 का। तो इस तरह से हम लोग है ना लिखते हैं, किसको, सेट बिल्डर फॉर्म को भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसके अलावे आपको कुछ ये जान लेना है कि n से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं n से। w से डिनोट करते हैं किसको, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कहने का मतलब पूर्ण संख्या। उसके बाद i और z से हम लोग डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को। किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को। अगर z प्लस हो जाए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर q है तो q जो है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा r जो हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। r से हम लोग डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, और c से डिनोट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना सा आप लोग ध्यान में रखिए, और इसका एक्सरसाइज 1.1 जो है आप लोग अब बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तो 4 तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। पहला तो डेफिनेशन पर आधारित, सेट की परिभाषा जो आप पढ़े हैं, प्रॉब्लम हम देखेंगे तो समझेंगे ही। दूसरा बिलोंग्स टू आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन का सिंबल, तो एप्सिलॉन के सिंबल पर एक तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको सेट बिल्डर फॉर्म का और रोस्टर फॉर्म का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। या तो आपको पूछा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए उस सेट को, या तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। तो इसी 4 तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है बहुत हल्का है, इसको हम लोग अपनी कॉपी में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन को हमने इस तरह से आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। यहाँ पर आपका सबसे पहला नंबर है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा देखिए इसको तो पढ़ ही लिए, जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, जे से शुरू होने वाले मंथ का नाम हमको लिखना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जनवरी आएगा, वेल डिफाइन है, जून आएगा और जुलाई आएगा, और इस 3 के अलावे वे और कोई भी मंथ का नाम नहीं है जो कि जे से शुरू होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे विच आर वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला है क्या कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो हमने डिस्कस किया था आपको कि मोस्ट टैलेंटेड, ये शब्द सुनकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होता है कि कोई भी टैलेंटेड जो है सबकी अपनी अपनी अलग अलग माप होती है, कोई एक पैमाना नहीं होता है टैलेंट नापने का। कोई किसी को भी टैलेंट, किसी के लिए कोई टैलेंटेड लगता है तो किसी के लिए कोई टैलेंटेड नहीं भी, वही आदमी टैलेंटेड नहीं भी लगता है। तो यहाँ जो है यह शब्द मोस्ट टैलेंटेड नॉट डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन यह वेरी करता है, इसीलिए यह
सेट नहीं है। उसके बाद कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यह भी आपका नॉट डिफाइंड है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, सभी लोगों के लिए एक मत नहीं हो सकता है, इसीलिए यह जो है एक सेट नहीं है आपका। इसके बाद अगला है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल, तो सही बात है, जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उसका कलेक्शन, तो स्वाभाविक है इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट, यह सेट आपका है। अब कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 100 से छोटा हो, ये तो ऑटोमेटिक है, वो 1 से लेकर 91 से लेकर 99 तक के नंबर को हम ले लेंगे जो कि आपका नेचुरल नंबर है और 100 से छोटा भी है, यानी कि ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए यह आपका सेट है। इसके बाद हमारा है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब नोवेल का कलेक्शन कर रहे हैं और वह जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया हो, तो सही बात है, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी लिखा उसको तो पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार है, इसीलिए यह वेल डिफाइंड है, इट इज़ फॉर सेट, यह जो है आपका सेट बनाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्या कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, स्वाभाविक है इवन इंटीजर जितने भी हैं उसका कलेक्शन हम उसको दे सकते हैं जो कि वेल डिफाइन है, इसीलिए यह आपका सेट हो जाता है। अब कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैप्टर, तो किसी भी चैप्टर में कलेक्शन कितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन होगा उसको हम एक जगह कलेक्ट करके किसी के सामने पेश कर सकते हैं, इसीलिए यह वेल डिफाइंड है और इस तरह से ये आपका सेट बनाता है। उसके बाद कहता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ध्यान दीजिएगा इसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले की भी थी, मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो इसीलिए यह मोस्ट डेंजरस जो है नॉट डिफाइंड है, सो इट इज़ नॉट ए सेट, यह आपका सेट नहीं हो सकता है। इसके बाद बहुत इजी ही क्वेश्चन है आपका नंबर 2, इसमें देखिए एक सेट दिया गया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। भाई बहुत आसान, 5 जो है ए का मेंबर है तो यहाँ बिलोंग्स टू भरेंगे, 8 जो है इस ए का मेंबर नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, 0 भी जो है इस 6 में से कहीं 0 नहीं है तो 0 ए का मेंबर नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, देख रहे हैं 4 भी है 2 भी है आपका और 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बड़ी आसान है ये, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो याद कीजिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट जो है कोमा से सेपरेट होता है, तो कोमा से सेपरेट होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कहा गया कि एक्स सच दैट, इस 2 बिंदा लिखा हुआ है तो इसको सच दैट पढ़ेंगे, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है इंटीजर है, 3 से -3 से बड़ा और 7 से आपका छोटा है, तो -3 से बड़ा कौन हो गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 7 चूँकि 7 से छोटा चाहिए, तो बड़ी आसानी से इस तरह से हम समझ के लिख सकते हैं। इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से किस में बदल दिए, रोस्टर फॉर्म में बदल दिए। इसके बाद देखिए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो सेम है, नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 जो कि कोमा से सेपरेट रहेगा और ये मिडिल ब्रैकेट में रहेगा। इसके बाद सी कहता है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, यानी कि दोनों का सम जो है, दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 7 को लिए और ये 2 डिजिट का नंबर है, यही प्रॉपर्टी है आपका, और ये आपका किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 26 को ले लीजिए, दोनों का सम 8 हो जाता है, 35 को ले लीजिए, 3 और 5 का सम 8 हो जाता है,
4 4 को लीजिए तो दोनों का सम जो है 8 हो जाता है। तो इसी तरह से हम वैसे ही नंबर को लेंगे जिसमें दोनों डिजिट का सम जो है वो 8 आ जाए, तो वो इस सेट सी का मेंबर हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर दिया गया है क्या कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 का डिवाइजर हो। डिवाइजर कहने का मतलब कि वो 60 उस किसी ऐसे नंबर को देना है जिसके टेबल में 60 आ जाए, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में आपको 60 मिल जाएगा, 3 के टेबल में भी 60 मिल जाएगा, 5 के टेबल में भी 60 मिल जाएगा, 10 के टेबल में भी 60 मिल जाएगा, लेकिन 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्या कहा? प्राइम नंबर होना चाहिए वो, तो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम 10 को नहीं लिए। 12 का भी टेबल आप देखते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको 5 टाइम्स में 60 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 12 को भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह जो है प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी वर्ड है, जितने भी लेटर्स हैं उसका सेट। तो TRIGONMETRY, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का हर एक लेटर्स जो है यहाँ पर दिया गया है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, तो 12 लेटर हम नहीं लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इस टी को आप हटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी सेट में हमको कोई भी लेटर 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक मेंबर आ ही गया, एक बार हम लिख ही दिए, तो उसको दोहरा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर टी लिखें, आर लिखें, आई लिखें, जी लिखें, ओ, एन, फिर ओ आया था तो ओ को हम हटा चुके हैं, ओ ऑलरेडी इसमें आ चुका है, यानी कि रिपीट हम नहीं कर सकते हैं और इसके ऑर्डर को इधर उधर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक ही सेट में किसी एक ही लेटर को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद ठीक उसी तरह से सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में दो गो ई है, 2 बार ई है और 2 बार टी है आपका, इसीलिए हम ई लिखेंगे, टी लिखेंगे सिंगल बार। तो ये आपका सेट हो जाएगा, एफ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कहता है कि राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 3 6 9 12 है आपका, यानी कि 3 का मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल। तो x ऐसा है कि x जो है 3 का मल्टीपल है, तो 3n लिख दिए। और n जो है यहाँ, यह n इंडिकेट करता है कि यहाँ 4 ही एलिमेंट है, यानी कि n तो नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें 4 ही एलिमेंट है। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो 1 लेने से 3 × 1 3 आता है, इसमें 2 लेने से 3 × 2 6 आता है, और इसका 3 लेने से 3 × 3 9 आता है, और यहाँ 4 लेने से 3 × 4 12 आता है। और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ये इतना ही एलिमेंट है, इसमें 4 ही एलिमेंट है। तो उसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए 2 है, 8 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जो है 2 पर पावर n के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? 2 पर पावर n के फॉर्म में, 2 पर पावर n के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको ये पहचानना होता है और उसी तरह से हम इसको लिखते हैं। जैसे 2 पर पावर 2 4 होता है, 2 पर पावर 3 8 हो जाता है, 2 पर पावर 5 जो है 32 होता है। तो इस तरह से हमने लिया। और n जो है, स्मॉल n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है 5 से छोटा होना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक है, यानी कि 1 को लेकर 5 को भी लेकर इसके बीच जो भी नेचुरल नंबर है सभी इसके एलिमेंट को डिफाइन करते हैं।
फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरह का ये भी प्रॉब्लम है। ये आपका 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4 के रूप में है। उसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कहता है 2, 4, 6 से लेकर इस तरह से कलेक्शन है आपका रोस्टर फॉर्म का, और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो x सच दैट x इज एन एलिमेंट इवन नेचुरल नंबर है। कैसा है भाई? इवन नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। 2, 4, 6 कैसा नंबर है? सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। इसके बाद 1, 4, 9 से लेकर 100 तक है। ये क्या है? थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह से हमको लगता है 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का कलेक्शन है। तो ठीक उसी तरह से हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म को भी डिफाइन करेंगे। x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में है, 10 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का स्क्वायर का कलेक्शन है, परफेक्ट स्क्वायर का ये कलेक्शन है। तो उसी तरह की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यह आपका लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए x कैसा है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ऐसी नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, 2 से पूरी डिविजिबल नहीं हो, उसको हम लोग नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहते हैं। अब अगला यहाँ कहता है कि b x सच दैट x इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, 9/2 फ्रैक्शन है। तो -0.5 लेस देन x लेस देन 4.5 हो गया, 9/2 4.5। इसके बीच का इंटीजर, तो इसके बीच का इंटीजर कौन कौन सा हुआ देख लीजिए। नंबर लाइन पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके बाद इसके बीच में हमारा 4.5 मिलेगा। और 0 से आधा हटेंगे, यहाँ तो -1 हुआ, ये हमारा 0.5 हो गया, तो इस -0.5 हो गया। और इसके बीच जो नेचुरल नंबर मिल रहे हैं कौन कौन से मिल रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4 मिल रहे हैं। तो बस उसी चीज़ को हम लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। इसके बाद हमारा कहता है कि x इज एन इंटीजर, x ऐसा इंटीजर है जो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर x इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू अगर हम रखते हैं तो √4 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा, +-2। और लेस देन और इक्वल टू कहता है, लेस देन और इक्वल टू कहता है, यानी +2 से छोटा, +2 से छोटा 1, 0, -1 और -2, और -2 से बड़ा, -2 से भी आपका यहाँ क्या सेंस दे देगा? हमारा बड़ा दे देगा सेंस, समझ गए? इसके बीच में ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग बढ़िया से अगर समझना चाहेंगे तो आप जब इन इक्वेशंस को पढ़िएगा तो और भी क्लियर डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 से आपका यह बड़ा होता चला जाएगा, 2 से यह आपका छोटा होता चला जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए कि लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल जो है इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए हर एक माफ करेंगे एक L रिपीट हो रहा है। तो L को हम एक बार लिखेंगे, बाद बाकी सबको एक एक बार ही लिख देंगे। तो यही हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। अब कहता है कि x
सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा मंथ को लेना है जिसमें 31 डेज नहीं हो। तो इसमें फरवरी भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? फरवरी में भी 31 डेज नहीं होता है, ये 29 या 28 डेज का होता है। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये सब जो है आपका 30 डेज का होता है। तो इसीलिए ये सारे जो हैं इसके मेंबर्स हो जाएंगे। ई सेट हमारा तैयार होगा इस तरह से। इसके बाद अगला टॉपिक है कि x सच दैट x इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। तो k को प्रीसीड करने वाला, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये आपका कॉन्सोनेंट चाहिए। तो k के पहले जितने भी लेटर्स हैं उसको आप लिख लीजिए। ए, ई और आई जो है आपका वॉवेल है, तो उसको हटा लीजिए। जो भी बचा वो आपका कॉन्सोनेंट बचा। और के का के को प्रीसीड करता है, यानी कि के पीछे वाले, इसका मीनिंग यही होता है। तो के को भी आप छोड़ दीजिए। तो अब जो बच गया तो वही आपका इस एफ का मेंबर हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट हमारा कहता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 6 है आपका, है ना। तो 1 2 3 6 इसके जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 में से किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ भी 6 तक का चर्चा है, यहाँ भी 6 तक का चर्चा है। तो ये क्या कहता है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर 6 का हो। 1 देखिए 6 का डिवाइजर है, 2 भी देखिए 6 का डिवाइजर है, और 3 भी डिवाइजर है, 6 भी डिवाइजर है। यानी कि यह जो है 1 कनेक्ट किससे हो जाएगा? आपका सी से हो जाएगा। अब कहता है 2 और 3। तो यहाँ पर 2 और 3 हम कहाँ चलते हैं? इसमें चलते हैं। तो इसमें जब चलेंगे तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ये प्राइम नंबर कहता है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए और वो 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, और 1 भी आपका हट गया है और 6 भी हट गया है। चूँकि यहाँ डिवाइजर अगर 6 का होता तो 1 2 3 6 आता, लेकिन प्राइम नंबर इसको चाहिए तो सिर्फ यहाँ 2 और 3 ही प्राइम नंबर है। तो इसलिए 1 का कनेक्शन जो है, 1 का जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका ए हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये आपका मैथमेटिक्स हो गया। अब जो एक बच गया तो वो कहाँ चला जाएगा? वो आपका चला जाएगा बी के साथ, है ना। पढ़ के आप देख सकते हैं। 1 3 5 7 9 है। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 से हमारा छोटा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज 1.1 को ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट का माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी समस्या का समाधान करना ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।